Hello, good morning everyone. I, Viren Suryavanshi, Assistant Professor, Department of Fire Technology and Safety Engineering, IES IPS Academy, Indore. Today I am going to teach a topic confined space entry and then procedure. First of all of you know that what is confined space. अगर हम confined space की बात करें तो एक छोटा सा सकरा से एरिया जहाँ की जो कि हजार्डस भी हो सकता है और हजार्डस नहीं भी हो सकता है. जैसे अगर हजार्ड की बात करें हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा स्पेस, इट इज़ अ लार्ज इनफ एंड कन्फाइंड दैट एम्प्लॉय कैन इंटर बॉडीली एंड परफॉर्म द वर्क. एक छोटा सा एरिया जहाँ पे छोटा सा वर्क एरिया जहाँ पर कोई भी वर्कर हो इजीली जाके काम कर सके. हैज़ लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री और एग्ज़िट, जहाँ पे कि एक सिंगल एंट्री भी हो सकती है और मल्टीपल एंट्री भी हो सकती है. एग्ज़िट भी सिंगल हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, बट ज़्यादातर जो कन्फाइंड स्पेस होते हैं वहाँ पर सिंगल एंट्री ही होती है और एग्ज़िट भी सिंगल होती है, जो कि हजार्डस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है हजार्डस एरिया. वहाँ पे कैसे हम लोग एंटर करेंगे. इट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी. यह एक ऐसा स्पेस या ऐसा एरिया होता है जो कि कंटिन्यूसली वहाँ पर हम लोग वर्क नहीं कर सकते. अनफेवरेबल नेचुरल वेंटिलेशन, दैट मीन्स वहाँ पे हमको घर जैसा माहौल या घर जैसा वेंटिलेशन नहीं मिलता है, जिसके लिए हमको बाहरी वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी होती है, जैसे एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाने होते हैं. एग्जाम्पल है कुछ कन्फाइंड स्पेस की जो कि हजार्डस होते हैं, जैसे टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे वर्कर जाके काम करेगा. क्लीनिंग हो गया, पेंटिंग वर्क हो गया, मैन होल हो गया, बॉयलर बहुत हजार्डस कन्फाइंड स्पेस है. फर्नेसेस जहाँ पे मेटल को हम लोग मेल्ट करते हैं. सीवर्स हो गया, साइलोस, हॉपर्स, वॉल्ट्स, पाइप्स, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसकी क्लीनिंग होती है, मेंटेनेंस वर्क होते हैं. ट्रेंचेस, टनल, डक्ट्स हो गया जो कि घरों में ज़्यादातर होते हैं. बीन्स, पिट्स, ये कुछ एग्जांपल है. मैं इनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ. जैसे ये टैंक्स हो गया, इसको भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं जो कि हजार्डस होता है. साइलोस हो गया, ये पाइपलाइन का एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा. What 3 things make a confined space? कौन कौन सी 3 चीज़ें जो मेन है जो कि कन्फाइंड स्पेस को डिफाइन करता है. इन ऑर्डर टू वर्क एरिया टू बी डिफाइंड एज कन्फाइंड स्पेस इट मस्ट ऑल 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया. फर्स्ट, लिमिटेड ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट. मैंने दोनों चीज़ बताई कि एक लिमिटेड एंट्री होगी, एग्जिट भी लिमिटेड होगी. स्पेस इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी. यह एक ऐसा स्पेस होता है कि जहाँ पर जो वर्कर है या कोई भी कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकता, कुछ समय के लिए जाके वर्क करेगा. द स्पेस इज़ लार्ज इनफ फॉर यू एंटर एंड कंडक्ट वर्क. दैट मीन्स कि इतना स्पेस होगा वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो इजीली कुछ समय के लिए. टिपिकल रीज़न फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री. अब कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में जाके हम लोग को क्या क्या करना है. जैसे इंस्पेक्शन करना है किसी चीज़ का, कोई कन्फाइंड स्पेस हो गया. फिजिकल इंटीग्रिटी, कुछ इक्विपमेंट है, प्रोसेस इक्विपमेंट है, वहाँ जाके देखना. कुछ मेंटेनेंस वर्क हो गया, सच एस एब्रेसिव ब्लास्टिंग हो गया, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस, किसी की कोटिंग करना है, पेंटिंग वर्क करना है, टैपिंग हो गया, रैपिंग एंड टेस्टिंग, अंडरग्राउंड सीवेज, पेट्रोलियम, स्टीम्स, पाइपिंग सिस्टम, इंस्टॉलिंग, इंस्पेक्टिंग, रिपेयरिंग वर्क हो गया, वॉल हो गया, पाइपिंग, कुछ मोटर्स की फिटिंग होगी, पंप लगाना है, ऐसे कन्फाइंड स्पेस में. तो ये कुछ टिपिकल रीजंस है. और भी है जैसे क्लीनिंग ऑफ टू रिमूव स्लज, अदर वेस्ट मटेरियल, रिपेयर इंक्लूडिंग कुछ वेल्डिंग वर्क हो गया, एंड एडजस्टमेंट टू मैकेनिकल इक्विपमेंट. कोई इक्विपमेंट आपको लगाना है उसका एडजस्टमेंट करना है, कुछ चेकिंग करना है, जैसे रीडिंग, कुछ मीटर वगैरह लगे हो वहाँ पे जाके मीटर की रीडिंग वगैरह लेना है. इंस्टॉलेशन करना है पाइपलाइन का,
कुछ रिपेयरिंग वर्क हो, रेस्क्यू, अगर कोई वर्कर वहाँ पे फंसा हुआ है ना, कोई कन्फाइंड स्पेस में मान लो कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट हुआ हो, वहाँ पे कोई वर्कर अगर फंसा हुआ है तो उसको कैसे निकालना है, तो इसकी प्रोसीजर हम लोग डिटेल में आगे और कंटिन्यू देखेंगे। अब हज़ार्ड की बात करें, कन्फाइंड स्पेस में जो मेनली हज़ार्ड है, वैसे तो बहुत सारे टाइप के हज़ार्ड होते हैं, पर मैंने कुछ कॉमन जो हज़ार्ड है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे ऑक्सीजन डिफिशियंसी, दैट मीन्स जो हमारा एनवायरनमेंट है, सभी को पता होता है कि 21% ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, बट कन्फाइंड स्पेस की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर ऑक्सीजन की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है। बट अगर हम जो नॉर्मल ह्यूमन है उसको सरवाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि कितना ऑक्सीजन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है। जैसे ऑक्सीजन डिफिशियंसी लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेटर देन 19.5%, मतलब 19.5% से ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए। मिनिमम 19.5% ऑक्सीजन आपको चाहिए ही अगर सरवाइव करना है। लेस देन 23.5%, 23.5% से कम होना चाहिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का। टॉक्सिक मटेरियल, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल आपको कन्फाइंड स्पेस में मिल जाएंगे, जैसे CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। कुछ अगर वेल्डिंग वर्क वहाँ पे हो रहा है तो वेल्डिंग की फ्यूम्स निकल सकती है, कुछ करोसिव टॉक्सिक मटेरियल आपको वहाँ पे मिल सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में। कुछ कंबस्टिबल मटेरियल्स भी आपको कन्फाइंड स्पेस में मिलेंगे, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, प्रोपेन, गैसोलीन फ्यूम्स एटसेट्रा। ये कुछ कंबस्टिबल मटेरियल है जो कि कन्फाइंड स्पेस में अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है, बट वो भी हजार्डस है, आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। हीट स्ट्रेस, अगर कन्फाइंड एरिया है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा। मैकेनिकल हज़ार्ड, कोई इक्विपमेंट आपको लग जाए, अगर आप ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हो तो मैकेनिकल हज़ार्ड हो सकते हैं। मिक्सर, क्रशर, ये कुछ हज़ार्ड हो गए आपके कन्फाइंड स्पेस के। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरते जाएगा तो ह्यूमन बीइंग पे क्या क्या उसके इफ़ेक्ट होंगे। जो मिनिमम है एक्सेप्टेबल ऑक्सीजन लेवल 19.5%, मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस किया था। देन जैसे जैसे 15 to 19%, 19.5 से हम लोग बिलो जा रहे हैं, डिक्रीज 15 to 19% अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या होगा, वर्क जो है हमको बहुत थोड़ा हार्ड लगेगा, इम्पेयर कंडीशन, कुछ सिम्टम्स आने लग जाएंगे, थोड़ी सी सफोकेशन होगी, घबराहट होगी। देन उसके बाद और ऑक्सीजन लेवल को हम लोग कम करते हैं, जैसे 12 to 14% ऑक्सीजन लेवल पर जाते हैं तो रेस्पिरेशन इंक्रीज, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि तेज़ी से सांस लेने में दिक्कत होगी। पुअर जजमेंट, कोई काम कर रहे हैं तो प्रॉपरली जज हम लोग नहीं कर पा रहे। 10 to 15% पे अगर जाते हैं तो सेम और ज़्यादा हम लोग को सांस लेने में तकलीफ़ होगी। जो हमारे लिप्स है वो ब्लू पड़ जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे 8 to 10% अगर ऑक्सीजन लेवल है तो मेंटल फेल्यूर की कंडीशन हो जाएगी, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, नोसिया, वोमिटिंग जैसी दिक्कतें आने लग जाएगी। देन 6 to 8%, 8 मिनट है तो फैटल कोई इंजरी, 6 मिनट की बात करें हम लोग, 6 मिनट पे जाएंगे तो 50% फैटल के चांसेस हो जाएंगे। 4 to 5 मिनट की अगर बात करें हम लोग तो पॉसिबल ही है कि रिकवरी हो जाए। देन 4 to 6%, अगर 4 to 6% ऑक्सीजन अवेलेबल है और वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट है तो विद इन 40 सेकेंड आप कोमा में जा सकते हो या आपकी डेथ हो सकती है। तो ये ऑक्सीजन के लेवल है परसेंटेज में, जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होते जाएगा हमारे डेथ के चांसेस बढ़ते जाएंगे। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, फ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील वातावरण है ना। कन्फाइंड स्पेस ज़्यादातर तो फ्लेमेबिलिटी के चांसेस वहाँ पे हो सकती है या आग लग सकती है। अब जैसे आग लगने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आग लगने के लिए जैसे हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्यूल हो गया, ये मेन 3 चीज़ें हैं आग लगने के लिए ज़रूरत होती है। तो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर की अगर बात करें हम लोग तो
कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे क्रिटिकल फैक्टर ऑक्सीजन कंटेन इन एयर, ऑक्सीजन तो होगी वहाँ पे, तो ये भी एक फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर का कारण हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, वेपर, कोई फ्लेमेबल गैस वहाँ पे प्रेजेंस हो, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये फ्लेमेबल गैसेस हो सकती है। प्रेजेंट ऑफ डस्ट, कुछ फ्लेमेबल डस्ट है जैसे कोल डस्ट हो गया जो कि फ्लेमेबल होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है। प्रॉपर एयर गैस मिक्सचर टू कैन लीड टू एक्सप्लोजन, वही अगर हमारा जो कोल डस्ट है वो प्रेजेंट है, फ्लेमेबल कोल डस्ट है, कहीं से कोई चिंगारी या कोई आग मिल गई तो वहाँ पे एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं। टिपिकल कुछ इग्निशन सोर्स हो गया है, इलेक्ट्रिकल टूल्स आप यूज़ कर रहे हो उसमें स्पार्क निकल जाए तो आग लगने के चांसेस है। वेल्डिंग वर्क कर रहे हो, वेल्डिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो आग लग सकती है। स्मोकिंग है ना, अगर स्मोकिंग करते हो तो भी आग लगने के चांसेस हो गए, तो ये फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर की कैटेगरी होगी। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है ना, तो टॉक्सिसिटी भी प्रेजेंस हो सकती है कहाँ पे, कन्फाइंड स्पेस में। तो प्रोडक्ट स्टोर इन कन्फाइंड स्पेस, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो कि कन्फाइंड स्पेस में अवेलेबल हो गए, जैसे गैसेस रिलीज व्हेन क्लीनिंग। कभी हम कोई पाइपलाइन है ना, गैस की पाइपलाइन है, उसको क्लीन कर रहे हो तो गैसेस रिलीज हो सकती है। मटेरियल एब्जॉर्ब इनटू वॉल ऑफ कन्फाइंड स्पेस, वॉल मीन्स जैसे कन्फाइंड स्पेस, हमने पाइपलाइन का एग्जांपल लिया, तो पाइपलाइन की जो वॉल है जिसमें कि जो हमारा टॉक्सिक मटेरियल है वो एब्जॉर्ब रहता है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल इन कन्फाइंड स्पेस। अब वर्क परमिट इन अ कन्फाइंड स्पेस, वर्क परमिट, बहुत सारे वर्क परमिट होते हैं जो कि कन्फाइंड स्पेस में यूज़ होते हैं। वेल्डिंग वर्क कर रहे हो आप, कटिंग होगी, ब्राइजिंग होगी, सोल्डरिंग होगी, पेंटिंग वर्क कर रहे हो, स्क्रैपिंग, सैंडिंग, सीलिंग, बॉन्डिंग, मेल्टिंग, मटेरियल को मेल्ट कर रहे हो। एडजेसेंट एरिया टू कन्फाइंड स्पेस, एडजेसेंट एरिया मीन्स कन्फाइंड स्पेस से जुड़े हुए जो एरिया है, कोई पाइपलाइन है, पाइपलाइन से लगी हुई कोई दूसरी पाइपलाइन है, वो भी टॉक्सिक हो सकती है। तो ये कुछ टॉक्सिक एटमॉस्फेयर के एग्जांपल हो गए। टेम्परेचर एक्सट्रीम, अब टेम्परेचर ज़्यादा हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, ये कन्फाइंड स्पेस के अंदर की बात होगी। जैसे एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है टेम्परेचर वहाँ का, और एक्सट्रीमली कोल्ड भी हो सकता है। स्टीम क्लीनिंग ऑफ कन्फाइंड स्पेस। ह्यूमिडिटी फैक्टर, ह्यूमिडिटी भी एक मेन फैक्टर है टेम्परेचर का, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहे तो आपको स्वेटिंग होगी, प्रॉब्लम होगी काम करने में। एक्सट्रीमली कोल्ड लिक्विड, बहुत ज़्यादा ठंड हो। वर्क प्रोसेस इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस कैन इंक्रीज टेम्परेचर एक्सट्रीम, अगर आप कंटिन्यूसली किसी कन्फाइंड स्पेस में वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ का टेम्परेचर क्या बढ़ते जाएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रॉपर पीपीस अगर यूज़ करके आप वहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा, या तो बहुत ज़्यादा हॉट हो, कोल्ड हो। अदर हज़ार्ड, और कौन कौन से अदर हज़ार्ड हो सकते हैं कहाँ पर, कन्फाइंड स्पेस में। नॉइस, अगर कोई हैवी वर्क कर रहे हो आप है ना, बहुत ज़्यादा अगर कन्फाइंड है तो इको जनरेट होगा वहाँ पे, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो नॉइज़ भी आपको प्रॉब्लम करेगा। एम्पलीफाइड ड्यू टू एकॉस्टिक विद इन द स्पेस, डैमेज हियरिंग इफेक्ट, आपके कान में दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होगी। अगर किसी कन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हो तो वैसे तो जनरली 1 या 2 वर्कर किसी कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। वेट सरफेस, गीली सतह हो है ना किसी कन्फाइंड स्पेस में तो स्लिप होने के चांसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हो, किसी माइंस में काम कर रहे हो तो हाइट से कोई ऑब्जेक्ट आपके सर पर गिर जाए तो ये भी एक हज़ार्ड हो सकता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। एंट्री है ना, एंट्री, एंट्रेंट, अटेंडेंट, सुपरवाइज़र, ये 2-3 मेन चीज़ें होती है कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने के लिए। एंट्री मीन्स कि जहाँ से कोई भी वर्कर, एम्प्लॉय जाके एंटर करेगा किसमें, कन्फाइंड स्पेस में और वर्क करेगा। द एक्ट बाय विच अ पर्सन इंटेंशनली पासेस थ्रू एन ओपनिंग इनटू परमिट रिक्वायर्ड फॉर कन्फाइंड स्पेस, और
यहाँ बात आ रही है वर्क परमिट की, तो वर्क परमिट हर कन्फाइंड स्पेस के लिए नहीं होता है। जैसे जो हजार्डस एरिया है वहाँ पे हम लोग को वर्क परमिट की ज़रूरत होती है। अगर हजार्डस एरिया नहीं है तो वहाँ पे वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। तो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी पासिंग थ्रू अ ओपनिंग, है ना, बॉडी का कोई भी पार्ट जाएगा, है ना, इज़ कंसिडर्ड एंट्री एंट्रेंट। अब एंट्रेंट कौन होगा? जो कि अंदर उस हजार्डस एरिया में जाएगा और जाके काम करेगा। द एम्प्लॉय हु विल फिजिकली एंटर टू द कन्फाइंड एंड परफॉर्म द वर्क, जो कि फिजिकली जाके वहाँ पे काम करेगा। तो एक पहला पर्सन हो गया एंट्रेंट। दूसरा अटेंडेंट। अब अटेंडेंट क्या है? एंट्रेंट के सपोर्ट में होगा, जो कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर होगा और उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन करते रहेगा। दैट मीन्स द एम्प्लॉय who remain outside the confined space and monitor the entrant को continuously monitor करेगा, guard the space against unauthorized entry, दूसरे किसी पर्सन को वहाँ पे जाने नहीं देगा, उससे continuously communicate करेगा, warn the entrant any unusual condition, अगर कोई unusual condition आती है, कोई hazard अगर वहाँ पे एंटर करता है तो जो एंट्रेंट है उसको वार्न करेगा। एंड सिमन्स द रेस्क्यू पर्सनल इफ़ नीडेड, अगर कोई पीपीस एक्स्ट्रा पीपीस की ज़रूरत है तो वो उसको हेल्प करेगा। अगर परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस ना, परमिट कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, परमिट में क्या क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस इज दैट हैज़ वन और मोर द फॉलोइंग कैरेक्टर। अब कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं कि जहाँ पे हमको परमिट की ज़रूरत होगी? कंटेन और हैज़ द पोटेंशियल टू कंटेन हजार्डस एटमॉस्फेयर, अगर वो हजार्डस एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे हजार्डस सब्सटेंसेस अवेलेबल है तो हमको परमिट की ज़रूरत होगी। कंटेंट अ मटेरियल दैट हैज़ द पोटेंशियल फॉर इनगल्फमेंट एंट्रेंट, हैज़ एन इंटरनल कन्फाइंड configuration such as an entrant become trapped or asphyxiate or contain any other serious safety or health hazard। That means जहाँ पर भी hazardous situation हो, environment हो, unfavorable हो, ऐसी condition में हम लोग को परमिट की ज़रूरत होगी। परमिट इशू करने के बाद ही वहाँ पे एंटर करेंगे एंड वर्क करेंगे। परमिट सिस्टम, परमिट के कुछ पॉइंट्स है। इट शुड इंक्लूड स्पेसिफिक परमिट स्पेस आइडेंटिफिकेशन, पहले तो स्पेस कहाँ पे परमिट की ज़रूरत है। पर्पस एंड डेट ऑफ एंट्री, पर्पस मीन्स कि आपको वहाँ पर जाके किस टाइप का वर्क करना है, वो पर्पस। एंट्री, डेट ऑफ एंट्री किस डेट पे इशू हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ अथोराइजेशन, अब परमिट की बात करें तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए परमिट सिस्टम इशू होते हैं। 2 घंटे, 1 घंटे के लिए होता है, 2 घंटे, 8 घंटे, 24 आवर, वीकली भी होता है। पर मैक्सिमम कंडीशन के लिए भी परमिट इशू होते हैं। अथोराइज्ड एंट्रेंट बाय नेम, जो भी एंट्रेंट वहाँ पर जाके काम करेगा उसका नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। नेम ऑफ अथोराइज्ड अटेंडेंट एंड एंट्री सुपरवाइज़र, अब जो भी अथोराइज अटेंडेंट है उसके साथ में एंट्रेंट का तो नाम होगा ही, अटेंडेंट का भी नाम होगा और जो एंट्री सुपरवाइज़र है उसका भी नाम उसमें मेंशन होगा। एक्चुअल हजार्ड ऑफ आइडेंटिफाई स्पेस, कौन कौन से हजार्ड है वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में, उसको आइडेंटिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है एंड नोट डाउन करके रखना है। कंट्रोल एंड आइसोलेशन मेथड टू बी यूज्ड, आइसोलेशन मेथड का यूज़ करना है, जितने भी हजार्डस मटेरियल है वहाँ से रिमूव करना है, देन वर्क स्टार्ट करना है। एक्सेप्टेबल एंट्री कंडीशन, उसको एक्सेप्टेबल कार्य करने के हिसाब से उसको पहले बनाना है, देन उसमें एंटर करना है। शुड इंक्लूड रिजल्ट ऑफ इनिशियल एंड पीरियडिक एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग। अब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग। अब एटमॉस्फेयर को टेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन लेवल के लिए ऑक्सीमीटर हमको वहाँ पहले लेके जाना है, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल चेक करना है। और दूसरी जो टॉक्सिक गैसेस हो गई उसको चेक करने के लिए, सारे गैसेस को चेक करने के लिए अलग अलग गैस डिटेक्टर्स होते हैं, है ना, तो गैस डिटेक्टर लेके जाना है, वहाँ पे गैसेस चेक करना है। देन रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज टू बी
समराइज, और उस जगह पे है ना कौन कौन से रेस्क्यू, अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो कौन कौन से रेस्क्यू इक्विपमेंट लेके जाने हैं, वो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन करनी है। कम्युनिकेशन प्रोसीजर ऑथोराइज्ड टू बिटवीन अटेंडेंट एंड एंट्रेंट, दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट टू बी प्रोवाइडेड, सारे पीपीस हो गया, BA सेट अगर ज़रूरत है तो BA सेट भी प्रोवाइड करने। अदर इन्फॉर्मेशन एज नेसेसरी, इसके अलावा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो परमिट सिस्टम पे आपकी मेंशन होना चाहिए। अदर परमिट सच एज हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, अगर सिंगल अगर हम लोग कन्फाइंड स्पेस की बात करें तो उसके लिए एक वर्क परमिट सेपरेट होता है। बट आप अगर कन्फाइंड स्पेस में एंटर करने के बाद वहाँ पे कोई हॉट वर्क कर रहे हो, जैसे वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसके लिए एक अलग से हॉट वर्क परमिट होता है जो कि आपको इशू करना होता है। एंट्री सुपरवाइज़र, अब एंट्री सुपरवाइज़र क्या होता है? द एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग दी एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस, है ना। कोऑर्डिनेशन का काम एंट्री सुपरवाइज़र का होता है। एंट्रेंट और अटेंडेंट का कम्युनिकेशन देखना। दिस मस्ट बी टीम लीडर और फोरमैन, ये पूरी टीम का लीडर होता है एंट्री सुपरवाइज़र, जो कि वह पूरी टीम को लीड करता है। नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस, नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस कौन से हो सकते हैं? जहाँ पे हमको परमिट की ज़रूरत नहीं होती। दैट डज नॉट कंटेन विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक हजार्ड, है ना। अगर वहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक हजार्ड प्रेजेंट नहीं है ना, उस कंडीशन में वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं। हैव द पोटेंशियल टू कंटेन एनी हजार्ड कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ सीरियस फिजिकल हार्म। टू ऑप्शन फॉर एंटरिंग कन्फाइंड स्पेस, दो ऑप्शन आपके पास है ना कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए। पहला तो परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए, दूसरा नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस एंट्री। तो परमिट कहाँ पे? फॉर हजार्डस और पोटेंशियल हजार्डस कन्फाइंड स्पेस वर्क, जहाँ पे कि हजार्ड हो, है ना, मैक्सिमम हजार्ड, टॉक्सिक गैसेस हो, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, इस कंडीशन में आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। देन नॉन परमिट फॉर नॉन हजार्डस कन्फाइंड स्पेस वर्क, है ना, जहाँ पे कि हजार्डस एरिया ना हो, इजीली वर्क करें, ऐसी जगह में आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस प्रोसीजर, अब जहाँ पर भी परमिट की ज़रूरत है ना, अब हम लोग को कन्फाइंड स्पेस में एंटर करना है, तो क्या क्या करना होगा, इसकी प्रोसीजर क्या होगी? आइसोलेट द स्पेस, सबसे पहला पॉइंट है हमारा आइसोलेट द स्पेस। तो स्पेस से कैसे आइसोलेट करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। जैसे आइसोलेट द स्पेस, किससे आइसोलेट करना है? जितने भी हजार्ड है वहाँ पे, उसको सबसे पहले आइसोलेट करना है, देन उसके बाद हमको वहाँ पे वर्क करना है। कुछ वॉल होंगे, है ना, वॉल, उनको बंद करना है। एम्प्टी द स्पेस, सारा जो स्पेस है काम करने का उसको खाली करना होगा। कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हो उसको हटाना होगा। डिप्रेशराइज, कोई प्रेशराइज वेसल्स हो उसको डिप्रेशराइज करना है। वेंट, कुछ ड्रेन करने की चीज़ें हो उसको ड्रेन करना हो। देन लॉग आउट टैग आउट, अगर लॉग आउट टैग आउट की ज़रूरत है तो वो भी करना है। लॉक लगाने की ज़रूरत हो तो लॉक लगाइए, अगर टैग से काम चलता है तो टैग भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्सेस अगर वहाँ पे हो जिससे कि स्पार्क हो उसको रिमूव करना है। रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है कोई, है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना उसको, देन उसके बाद वर्क करना। हजार्डस मटेरियल कोई वहाँ पे स्टोर किया हो, कोई टैंक में किसी बॉटल में रखा हो, उसको वहाँ से आइसोलेट करना। क्लीन रेसिड्यू फ्रॉम द स्पेस, उसके जो रेसिड्यूज है उसको भी वहाँ से पूरा कंप्लीट क्लीन करना। देन उसके बाद में आपका जो काम है वो उसको कंटिन्यू करना। दूसरा, वेंटिलेट दी स्पेस, अगर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है आपके पास, है ना, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सफोकेशन हो रहा हो, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो, तो आपको टेम्परेरी अरेंजमेंट करना होता है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो यूज़ मैकेनिकल वेंटिलेशन, है ना, अलग से आप एग्जॉस्ट फैन वगैरह हो, एयर हॉर्न वगैरह हो, तो ये लगा के वहाँ पे टेम्परेरी वेंटिलेशन का इंतज़ाम कर सकते हो। लार्जर स्पेस रिक्वायर फॉर मोर वेंटिलेशन, अगर स्पेस बढ़ सकता है तो स्पेस बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। मेक श्योर एयर सप्लाई इज़ नॉट कंटामिनेटेड,
इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप उसमें टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर रहे हो, एयर का सप्लाई कर रहे हो, है ना, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कंटामिनेटेड ना हो, दूसरी उसमें गैसेस ना आए। कंडक्ट अ टूल बॉक्स टॉक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। टूल बॉक्स टॉक, कभी भी किसी काम को करने के पहले एक टूल बॉक्स टॉक्स होता है, उसमें सारी जो टीम है आपस में चर्चा करते हैं कि उस एरिया, जिस भी एरिया में काम करना है उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन, किस टाइप का वर्क है उस वर्क के बारे में डिस्कशन, कितने लोग जाएंगे, सबका काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। टूल बॉक्स टॉक में कौन कौन से पीपीज़ की ज़रूरत होगी, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें टूल बॉक्स टॉक्स में होगी। एंटायर क्रू मस्ट अटेंड। अब जैसे 3 चीज़ें आपको दिख रही होगी, अटेंडेंट्स हो गया, एंट्री सुपरवाइज़र, ये 3 मेन होते हैं क्रू के मेंबर, और भी दूसरे वर्कर हो सकते हैं। रिव्यू हज़ार्ड एंड एंट्री एंड वर्क, जितने भी हज़ार्ड है उनका रिव्यू करना है ना। रिव्यू करने जैसे कि कोई गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर तो नहीं है, उसका पूरा कंप्लीट रिव्यू करना है। देन उसके बाद आपका जो भी काम है उसको आपको करना है। रिव्यू पीपीज़, कौन कौन सी पीपीज़ मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कौन कौन से पीपीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए। जैसे हेलमेट हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, सेफ्टी बूट्स हो गए, ये कुछ एग्जांपल है पीपीज़ की जो कि एम्प्लॉई या वर्कर वहाँ पे जाके वर्क करेगा। रिव्यू प्रोसीजर फॉर कॉन्टेक्टिंग रेस्क्यू, वेरीफाई रेस्क्यू अवेलेबल, है ना। अगर इन केस कभी कोई एक्सीडेंट या कोई इमरजेंसी आई, है ना, तो एक रेस्क्यू टीम को भी आपको अलर्ट रखना है ना। जो भी अंदर काम कर रहा है उसको अंदर से एवैक्यूएट करने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए। वेरीफाई रेस्क्यू अवेलेबल, अगर रेस्क्यू अवेलेबल है कि नहीं उसको प्रॉपर वेरीफाई करना है, उसके बाद ही वहाँ पर जाकर कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाकर आपको वर्क करना है। कंप्लीट परमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो सारे वर्क परमिट होते हैं उसमें एक चेकलिस्ट होती है, उसको आपको फुलफ़िल करना है ना। पूरा एटमॉस्फेयर को चेक करना है, कोई गैसेस अवेलेबल तो नहीं है, हजार्डस गैसेस तो नहीं है, फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर तो नहीं है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है या नहीं काम करने के लिए। तो उस वर्क परमिट की जितनी भी चेकलिस्ट है आपको उसको कंप्लीट करना है, उसमें टिक लगाना है। कंप्लीट एंट्री परमिट फॉर्म, जो भी वर्क परमिट आपने इशू किया है उस फॉर्म को आपको कंप्लीट फिल करना है। परमिट मस्ट बी करेक्टली एंड कम्प्लीटली फिल आउट प्रायर टू एंट्री। जो भी परमिट है उसको प्रॉपर आपको फिल करना है, उसमें जो भी एंट्री आपसे पूछी गई है उसको फिल करना है। ज़्यादातर जो वर्क परमिट होते हैं उसमें कौन कौन सी एंट्रियाज होती है, जैसे वर्क प्लेस जहाँ पे आपको काम करना है, किस टाइप का वर्क है, वर्क का पूरा डिटेल मेंशन करना है, किस डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो उस डिपार्टमेंट का नाम, है ना, डेट हो गया, एंट्रेंट का नाम, एंट्री सुपरवाइज़र का नाम, अटेंडेंट का नाम, उसमें प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। पीपीज़ आप कौन कौन से आप वियर कर रहे हो या ज़रूरत है उस पर सारे टिक मार्क करना है। जैसे रेस्क्यू टीम की अगर बात है तो वो भी अवेलेबल है या नहीं, तो ये जो परमिट है उसमें कंप्लीट उसको फिल करना है, फिल आउट प्रायर एंट्री जो भी है। परमिट मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय एंट्री, है ना। जैसे आपको एंटर करना वर्क के लिए, उसके बाद वो एक्टिवेट होगा, सुपरवाइजर सिग्नेचर टू बी वैलिड, उस पर उस वर्क परमिट पे जो भी वहाँ पे एंट्री सुपरवाइजर है उसके सिग्नेचर होना ही चाहिए। नो एंट्री इज़ अलाउड विदाउट अ वैलिड परमिट। अगर आपके पास वैलिड परमिट नहीं है तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी इंटर ना करें। वैलिड परमिट होने के बाद ही आपको इंटर करना है, देन वर्क करना है जो भी आपको वर्क दिया हुआ है। परमिट आर वैलिड अप टू 8 आवर। अगर कन्फाइंड स्पेस की बात करें तो ज़्यादातर 8 घंटे के लिए आपको वर्क परमिट इशू होता है। व्हेन वर्क इज़ कम्प्लीटेड, अगर आपका काम वहाँ पे हो गया जो भी आपको काम दिया हुआ है, परमिट फॉर्म शुड बी रिटर्न टू सेफ्टी। आपको ज़्यादातर किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें हम लोग तो वर्क परमिट सेफ्टी डिपार्टमेंट, EHS डिपार्टमेंट या फायर डिपार्टमेंट से वर्क परमिट इशू होता है ना। आपका वर्क कंप्लीट हो गया, वर्क परमिट को आपने फिल कर दिया, देन उसको सेफली जो आपका डिपार्टमेंट है सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसको वहाँ पे सबमिट करना। कैंसिल परमिट मस्ट बी केप्ट ऑन फाइल। अगर परमिट को कैंसिल किया है उसको फाइल में सेपरेट आपको रखना है।
टेस्ट द एटमॉस्फेयर। वर्क परमिट में एंटर करने के पहले आपको जो एटमॉस्फेयर है उसकी टेस्टिंग करनी होती है। ऑक्सीजन का लेवल मैंने आपको बताया था कि 19.5 से 23.5 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स अबो 19.5 और बिलो 23.5, इसके बीच में ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। देन आपको वहाँ पे वर्क करना है। चेक फॉर कंबस्टिबल्स, है ना, जितने भी वहाँ पे अगर कंबस्टिबल है तो उनका LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है वो आपको चेक करना है। लेस देन 10% होना चाहिए किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल की। चेक फॉर टॉक्सिक गैसेस, मोस्ट कॉमनली कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जिसका जो PEL होता है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, वो लेस देन 35 ppm होना चाहिए। और एनी अदर हजार्डस मटेरियल, कोई अदर हजार्डस मटेरियल एज डिटरमिन्ड बाय द यूज ऑफ स्पेस, तो उसको भी आपको चेक करना है। एटमॉस्फेयर टेस्टिंग शैल बी परफॉर्म, है ना, प्रायर टू एवरी एंट्री व्हेन द स्पेस इज वैकेंट, आफ्टर अ 10-minute वेंटिलेशन पीरियड इफ वेंटिलेशन इज नेसेसरी, है ना। अगर वेंटिलेशन नेसेसरी है तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे देना होगा। एटलीस्ट आवरली फॉर परमिट रिक्वायर कन्फाइंड स्पेस, है ना, आवरली आपको कन्फाइंड स्पेस परमिट रिक्वायर होती है, जो कि इशू होना चाहिए। मोर फ्रिक्वेंटली इफ़ कंडीशन इज सस्पिशियस वारंट, अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे काम नहीं करना है। ये एक डिटेक्टर है ना, जैसे ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीमीटर हो गया या गैस डिटेक्टर हो गया, तो इस टाइप से एक डिवाइस होता है जिससे कि हम लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे एयर चेक करना है हमको, तो एक डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है। ऑलवेज टेस्ट द एयर वेरियस लेवल टू बी श्योर दैट द एंटायर स्पेस इज सेफ, गुड एयर, पुअर एयर, डेडली एयर, तो ये इसमें मेंशन हो जाएगा। एंड एंटर द स्पेस एंड प्रोसीजर विथ वर्क, है ना। अब हमको वहाँ पे एंटर करना है, देन वर्क करना है। तो एन अटेंडेंट शेल बी पोस्टेड नियर द एंट्रेंस फॉर ड्यूरेशन ऑफ वर्क, वहाँ पे पहुँचना है और वर्क स्टार्ट करना है। ही शेल बी कांस्टेंट कम्युनिकेशन विथ द एंट्रेंट वाइल द जॉब इन वर्क प्रोग्रेस, उसको कंटिन्यूस जो एंट्रेंट है अटेंडेंस से प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है। व्हेन द जॉब इज़ डन, अगर आपको जो काम दिया है वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद क्या करना है, रिमूव ऑल पर्सनल टूल्स, जो भी आपके साथ में टूल्स इक्विपमेंट्स लेके गए हो वो वहाँ से हटाना है, निकाल के आपको अटेंडेंट को देना है। एंड डेब्रिस फ्रॉम द स्पेस, जो भी अगर उससे गंदगी हुई है तो उसको प्रॉपर क्लीन करना है, देन आपको बाहर निकलना। क्लोज द स्पेस, आपने जहाँ पे भी काम किया है उसको कम्प्लीटली क्लोज करना है। कैंसिल द परमिट, जो भी परमिट आपने इशू किया है उसको कैंसिल करना है। रिव्यू द जॉब विद द होस्ट एम्प्लॉयर, जिसने भी आपको काम दिया है उसके साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है, रिव्यू करना है कि आपने क्या काम किया है, आपको क्या परेशानी आई है और क्या वहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। ये सारी वहाँ पे कौन कौन से हज़ार्ड थे, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, तो ये सारी चीज़ें आपको जो एम्प्लॉयर है, मालिक है वहाँ का, उससे डिस्कस करना है। नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ये भी सेम वही चीज़ है कि आपको सबसे पहले जाके जो स्पेस है उसको आइसोलेट करना है ना। किससे करना है, जैसे क्लोज वॉल, एम्प्टी द स्पेस, सेम चीज़ें। अगर कोई हज़ार्ड हो तो वहाँ से हज़ार्ड को रिमूव करना है। कोई इलेक्ट्रिकल सोर्सेस हो जिससे स्पार्क हो सके उसको रिमूव करना है। कोई रेसिड्यू हो, हज़ार्डस रेसिड्यू हो, वहाँ से उसको निकालना है। कोई प्रेशराइज टैंक हो, है ना, उसको तो डीप्रेशराइज करना है। वेंटिलेट द स्पेस, जो स्पेस है जहाँ पे आपको काम करना है उसको प्रॉपर वेंटिलेशन देखना है ना, वेंटिलेशन होना चाहिए, सांस लेने में दिक्कत ना हो। इसके लिए मैकेनिकल फ़ैन या एग्जॉस्ट सिस्टम लगाओ। वेंटिलेट द रेट ऑफ एटलीस्ट 4 वॉल्यूम पर आवर, है ना। लार्ज स्पेस रिक्वायर फॉर मोर वेंटिलेशन, अगर स्पेस थोड़ा ज़्यादा कन्फाइंड हो तो अगर वो पॉसिबल है, अगर उसको हम लोग लार्ज कर सके तो लार्ज करने की कोशिश करो। इवेल्युएट द स्पेस,
डिटरमाइन द स्पेस मीट ऑल द कंडीशन सेट फोर्थ इन द नॉन परमिट justification, conduct atmospheric testing, evaluation must be certified by SSO signature, determine the confined space does not contain have a potential to contain a hazard atmosphere, hazardous atmosphere नहीं होना चाहिए, continuous mechanical ventilation not acceptable for good atmosphere, आप टेम्पररी वेंटिलेशन से कंटिन्यूस वर्क नहीं कर सकते, कंटेन अ मटेरियल विथ अ पोटेंशियल फॉर इनगल्फमेंट, हैज़ अ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन विच कुड ट्रैप और एस्पाइसेट, कंटेन एनी रिकॉग्नाइज सीरियस सेफ्टी और हेल्थ हजार्ड, एंटर द स्पेस एंड प्रोसीड टू वर्क. अब इफ नॉन परमिट कंडीशन चेंज ड्यूरिंग द जॉब, द स्पेस शैल बी इमीडिएटली इवैक्यूएट. आपको नॉन परमिट के स्पेस में काम करना है बट वहाँ पे ज़्यादा हजार्ड है तो आपको कम्प्लीटली वहाँ से निकलना है. द स्पेस शैल बी इमीडिएटली इवैक्यूएटेड एंड रिक्लासिफाइड एज अ परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, है ना. आपको तुरंत वहाँ पे परमिट इशू करना है, देन वहाँ पे एंटर करके वर्क करना है. नॉन परमिट कंडीशन एंड अगेंस्ट सर्टिफाइड एज सच एज बाय SSO. कॉन्ट्रैक्टर कन्फाइंड स्पेस एंट्री. अब कॉन्ट्रैक्टर जो बाहर के वेंडर लोग हैं वहाँ पे जाके अगर काम करते हैं तो उसके लिए भी एंट्री प्रोसीजर होती है. कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ ऑल हजार्ड विद इन द स्पेस. कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे जाके सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से हजार्ड है, देन उसके बाद अपना काम करना है. कॉन्ट्रैक्टर मस्ट सप्लाई देयर ऑन अटेंडेंट. अगर बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्टर आके काम कर रहा है तो उसको अपना पर्सनली जो अटेंडेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल कराना है. किसके लिए? जो एंट्रेंट है उसके लिए. वन अटेंडेंट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मल्टीपल कंपनी एंट्रेंट. तो एक सिंगल अटेंडेंट है वो एक्सेप्टेबल होगा किसके लिए? फॉर मल्टीपल कंपनी एंट्रेंस. अटेंडी एक सिंगल ही काफ़ी है सभी के लिए. कॉन्ट्रैक्टर मस्ट सप्लाई देयर ओन एयर मॉनिटर. कॉन्ट्रैक्टर जाएगा अपना खुद का एयर मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे लगाएगा, देखेगा और चेक करेगा कि प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन है या नहीं. कॉन्ट्रैक्टर मस्ट रिव्यू एंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब. अटेंडेंट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? जैसे एंट्रेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, अटेंडेंट की अलग, एंट्री सुपरवाइज़र की अलग. तो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अटेंडेंट की, जो कि उसको प्रॉपर मॉनिटर करेगा. किसको? एंट्रेंट को. तो टू मॉनिटर एंट्रेंट, जो भी अंदर काम कर रहा है उसको मॉनिटर करना है ड्यूरिंग दी जॉब एंड ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्जिट टू हेल्प इंश्योर देयर सेफ्टी. उसकी सेफ्टी पूरी अटेंडेंट के ऊपर डिपेंड है. किसकी? एंट्रेंट की. द अटेंडेंट मे नॉट अबैंडन हिज पोस्ट ऑफ एनी रीजन व्हाइल पर्सनल आर इन स्पेस अनलेस रिलीव बाय अनदर क्वालिफाइड अटेंडेंट. टू मॉनिटर एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन द स्पेस प्रायर टू एंड ड्यूरिंग एंट्री. पूरे जो कन्फाइंड स्पेस है उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है, स्पेस को एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखना है. टू कंट्रोल एक्सेस टू द कन्फाइंड स्पेस. जो भी कन्फाइंड स्पेस है वो पूरा उसके कंट्रोल में होना चाहिए, उसको प्रॉपर देखना चाहिए. टू सुमन इमरजेंसी असिस्टेंट एज नीडेड. अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उसके लिए भी अलर्ट होना ज़रूरी है. टू असेस हजार्ड इन अराउंड द स्पेस एंड टेक एक्शन ऑन द सेम. अगर कोई हजार्ड होता है तो इमीडिएटली उसको एक्शन लेना है और उसको वहाँ से सॉर्ट आउट करना है. टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कन्फाइंड स्पेस वर्क सच एस एयर टेस्ट रिजल्ट, PPEs, पर्सनल एंट्री एंड एग्जिस्ट. इसका प्रॉपर एक ऑन पेपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब एंटर हुआ, कब से एग्जिट हुआ, आपका वर्क क्या हुआ, वहाँ पे कौन कौन से हजार्ड प्रेजेंट थे, इसकी प्रॉपर एंट्री होना चाहिए. एंट्रेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी अंदर वर्कर काम कर रहा है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अंदर काम करने के दौरान. सबसे पहले टू इंश्योर दैट द स्पेस हैज़ बीन एडिक्वेटली वेंटिलेटेड, है ना.
प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे है या नहीं, उसको काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। आइसोलेटेड, अगर किसी हज़ार्ड को या किसी गैस को या किसी मटेरियल को आइसोलेट करना है तो आइसोलेट करे, एम्पिटाइड और अदरवाइज मेड सेफ फॉर एंट्री, मतलब काम करने के लिए उसको सेफ जोन तैयार करना होगा, देन उसके बाद ही वह वहाँ पे जाके काम करे। टू इमीडिएटली एग्जिट द स्पेस विदाउट क्वेश्चन, अगर उसको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो विदाउट क्वेश्चन उस एरिया से बाहर निकल सकता है। अपॉन वर्ड ऑफ द अटेंडेंट नो मैटर व्हाट द रीज़न, है ना, अगर उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो बिना बोले वो एंट्रेंट के बाहर निकल सकता है, देन उसके बाद वो उससे कम्युनिकेशन कर सकता है। टू फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर दैट अप्लाई टू द जॉब, प्रॉपर जो सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करना है, देन उसके बाद ही उसको काम करना है। पूरे कंप्लीट पीपीस हेड टू टो तक उसको वियर करना है, देन वहाँ पे वर्क करना है, रिस्क लेके कोई काम नहीं करना है। टू बी फेमिलियर विथ वर्क टू बी परफॉर्म एंड द प्रोसीजर दैट अप्लाई टू द जॉब, वह पहले से उस वर्क के फेमिलियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक अननोन वर्कर को लेके जाके वहाँ पे काम करना है, उस वर्क से वो फेमिलियर हो, देन वो वाला वर्क करे। टू यूज़ द अप्रोप्रिएट पीपीस व्हेन एवर नेसेसरी, अगर उसको जिस पीपीस की ज़रूरत है वह पीपीस उसको प्रोवाइड करना होता है, और प्रॉपर पीपीस पहन के जाए, उसके बाद ही वो वहाँ पे काम करे। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, एंट्रेंट की, तो जिसको उसको कम्प्लीटली फॉलो करना होता है। सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो कंप्लीट दोनों के ऊपर एक जो सुपरवाइज़र है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में काम करने के पहले। टू एश्योर एडिक्वेट प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू द एंट्रेंट बाय वेरीफाइंग एडिक्वेट लॉगआउट टैगआउट एंड दैट ऑल हज़ार्ड आर सिक्योरिटी आइसोलेटेड, अगर वहाँ पे कोई हज़ार्डस एरिया कन्फाइंड स्पेस में है ना, तो उसको प्रॉपरली आइसोलेट करना है। लॉगआउट टैगआउट की अगर ज़रूरत है तो वो आपको कम्प्लीटली लगाना है, टैग की ज़रूरत है तो टैग, अगर लॉक की ज़रूरत है तो कम्प्लीटली उसको लॉक करें, देन आइसोलेट करें। टू सपोर्ट द अटेंडेंट अथॉरिटी इन कंट्रोलिंग एक्सेस टू कन्फाइंड स्पेस, अटेंड को जो अटेंडेंट है उसको प्रॉपर अथॉरिटी मिलनी चाहिए काम करने की, और वहाँ पे जो भी हज़ार्ड है, अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो वहाँ से निकल जाए, इतनी उसको आज़ादी होनी चाहिए। टू वेरीफाई दैट ऑल पर्सनल हैव एक्साइटेड प्रायर टू क्लोजिंग दी स्पेस, काम कंप्लीट होने के बाद वेरीफाई करना है कि जो स्पेस है उसको प्रॉपर क्लोज किया है या नहीं। टू एश्योर दैट ऑल पर्सनल इन्वॉल्व आर अवेयर ऑफ हज़ार्ड एसोसिएट विद द स्पेस, वहाँ पे जितने भी हज़ार्ड हैं उसको पहले कम्प्लीटली असेस करना है, रिमूव करना है, आइसोलेट करना है, उसके बाद ही काम करने की परमिशन देनी है। टू एश्योर दैट रेस्क्यू सर्विसेज आर अवेलेबल प्रायर टू एंट्री, आपके पास रेस्क्यू सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं, पहले आप एश्योर हो, देन उसके बाद ही आपको वर्क करने की परमिशन देनी होती है। तो ये कुछ सुपरवाइज़र जो है, एंट्री सुपरवाइज़र, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उसको कंप्लीट करनी होती। अब हमारे पास जैसे कुछ एग्जांपल है, ये गैसेस है ना जो कि टॉक्सिक है, उसकी कुछ परमिसिबल लिमिट है, कितने टाइम तक इस गैस में काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, ह्यूमन वेस्ट, रोटन एग, ऑर्डर एट लो कंसंट्रेशन, इसकी एग की जैसी स्मेल होती है, लो कंसंट्रेशन होता है, पॉसिबिलिटी नो वार्निंग एट हाई कंसंट्रेशन। अब ये पीपीस आपको दी पीपीएम पार्ट्स पर मिनट, इफ़ेक्ट उसके क्या होंगे, कितने टाइम के लिए अब ये बियर कर सकते हैं। जैसे पीपीएम की बात करें तो 10 पीपीएम अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, तो 10 पीपीएम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ 10 घंटे तक आदमी काम कर सकता है। ये परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की। 15 to 100 पीपीएम अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो कुछ इरिटेशन होगी आपको माइल्ड लेवल पर, आई में, गले में, तो उस
50 to 100 ppm अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो आप मैक्सिमम 1 आवर वहाँ पे वर्क कर सकते हो। इसकी एक ये कंडीशन है। 200 to 300 ppm अगर प्रेजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड किसी वर्क प्लेस पे तो मैक्सिमम 1 आवर आप काम कर सकते हो। सिग्निफिकेंट इरिटेशन, आप कुछ इरिटेशन हो सकती है, घबराहट हो सकती है। 500 to 700 ppm में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड अवेलेबल है किसी एटमॉस्फेयर में तो आप मैक्सिमम हाफ आवर या हाफ टू 1 आवर आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। बट अनकॉन्शियसनेस, बेहोश हो सकते हो आप। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लेवल होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, 500 to 700। उस कंडीशन में तो वर्क होना ही नहीं चाहिए, प्रॉपर पीपीस होना चाहिए। बट एक कंडीशन दी है, डेथ हो सकती है, आपको रिस्क लेके ही काम करना होगा। अगर 1000 ppm 1000 ppm से ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ पे है तो 100% डेथ के चांसेस है। विदिन अ मिनट या सेकंड में आपकी डेथ हो सकती है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ इफ़ेक्ट्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी इसके भी बहुत सारे इफ़ेक्ट है। ये तो मैक्सिमम प्लेसेस पे अवेलेबल होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन आप कोई फ्यूल है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आपको हमेशा मिलेगी। ऑडरलेस होती है, कलरलेस गैस हो सकती है, इसकी स्मेल नहीं होती। इसका कोई कलर की बात करें तो एक टाइप का स्मोकी कलर, आप धुआं टाइप का इसको देख सकते हो। बट एक कलरलेस गैस है, ये आपको दिखाई नहीं देगी। कंबशन बाय प्रोडक्ट, इनकम्प्लीट कोई कंबशन है, कोई प्रोडक्ट जल रहा है वो कम्प्लीटली नहीं जला है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी एटमॉस्फेयर में निकलती है। क्विकली कोलैप्स एट हाई कंसनट्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में तो कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे। इसके भी जो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है 50 ppm होती हुई किसी भी एटमॉस्फेयर के लिए 8 आवर वर्क कर सकते हैं अगर 50 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड किसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ जाएगा, मान लो 200 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो मैक्सिमम 3 आवर वहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। तो आपको स्लाइटली हेडेक हो सकता है, कंफर्टेबल आप नहीं होगे, बट 3 आवर तक आप इसकी प्रेजेंस में काम कर सकते हो। कितने ppm पर? 200 ppm पर। ऐसे ही जैसे ppm बढ़ते जाएगा, 600 ppm की अगर हम लोग बात करें तो हेडेक, डिस्कम्फर्ट है ना, सिर दर्द होगा, कंफर्टेबल नहीं लगेगा। मैक्सिमम 1 आवर तक आप इसमें वर्क कर सकते हो। 1000 to 2000 अगर बात करें हम लोग तो अगर 2 घंटे अगर आपको काम करना है तो हेडेक, कन्फ्यूजन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन होगा। स्लाइटली हार्ट पर पल्पिटेशन है ना, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी। 2000 से 2500 के बीच में अगर आप जाते हो तो अनकॉन्शियसनेस, बेहोश आप हो सकते हो है ना। मैक्सिमम 30 मिनट तक आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे बहुत सारी गैसेस है जो कि कन्फाइंड स्पेस में प्रेजेंट होती है और आपको प्रॉब्लम कर सकती है, आप प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच।